सिर्फ 5 कदम की बात थी, लेकिन ये 5 कदम जिंदगी और मौत दोनों को अपने अंदर समेटे हुए थे। 5 कदम की दूरी पर एक शूटर था जो अपनी बंदूक से निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर लगातार गोलियां बरसा रहा था, और उससे 5 कदम की दूरी पर एक कार की ओट में 44 साल का एक शख्स अपनी एक कज़न के साथ कॉफ़ी पी रहा है। गोलियां चलते हुए आवाज़ सुन चुका है और उस कार की ओट से वो झांक कर देख भी रहा है कि शूटर गोली चला रहे। अब उसके सामने रास्ता था कि वो उस कार की ओट में छुपते हुए कहीं भाग जाता, अपनी जान बचाता, जैसा आमतौर पर लोग करते। लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना। उसके और शूटर के बीच में 5 कदम का फासला था। उसने देखा कि लगातार निहत्थे लोगों पर गोली बरसा रहा है और उसे रोकना चाहिए। इसके बाद अपनी जान पर खेलकर वो कार की ओट से निकलता है, दबे पाँव, लेकिन फिर अचानक रफ्तार पकड़ता है, क्योंकि मालूम है कि अगर उस 5 कदम को पूरा करने से पहले कहीं गलती से शूटर ने उसे देख लिया तो बंदूक का रुख अब उसकी तरफ होगा, और इससे पहले कि वो 5 कदम की उस दूरी को नाप पाता तब तक गोली चल जाती और कुछ भी हो सकता था। लेकिन जान की परवाह किए बगैर वो इस 5 कदम के फासले को नापने का फैसला करता है और कार की ओट से निकलकर अचानक उस शूटर पर झपटता है और फिर उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। शूटर नीचे गिर पड़ा। फिर इसके बाद वो निशाना लेता है, 2 गोली चलाता है पैर पर। अब बंदूक उसके हाथ में है, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास है कि आसपास न्यू साउथ वेल्स की पुलिस भी है और क्या पता कहीं उसी को शूटर न समझ ले। इसलिए कुछ देर के बाद वो एक हाथ से बंदूक पकड़ता है और दूसरा हाथ हवा में उठा देता है। ये इशारा पुलिस के लिए था कि मैं शूटर नहीं हूं, मुझे गोली मत मारना। बाद में वो शूटर, जिसके शायद पैर में गोली लगी, वहां से खिसकता हुआ पास में ही वो फुट ब्रिज है उस पर पहुंचता है, जहां पर एक दूसरा शूटर मौजूद था जो उसका बाप था। बाप ने देखा कि उसके बेटे को किसी ने गोली मारी और वो शख्स उसके पीछे है। बाप उस शख्स को निशाना बनाता है, गोली चलाता है। 4 गोली उस बहादुर शख्स के कंधे पर लगती है और वो गिर पड़ता है। इसके बाद सिडनी की जो पुलिस है न्यू साउथ वेल्स, वो पहुंचती है और फिर उसी फुट ब्रिज पर बेटा पहले ही घायल होकर गिर चुका था, बाप को गोली मारती है। इसके बाद दोनों उस फुट ब्रिज पर गिर पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच 15 बेकसूर 15 मासूम लोगों की जान जा चुकी थी, 35 लोग घायल हो चुके थे। जिस शख्स ने इस 5 कदम के फासले को नापने का फैसला किया था उसका नाम अहमद अल असद है। 44 साल की उम्र है, 3 साल की एक बेटी और 6 साल की दूसरी बेटी है। इस वक्त अहमद अल असद पूरी दुनिया में एक हीरो के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने खुद हॉस्पिटल जाकर अहमद से मुलाकात की और कहा कि वो हीरो है। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर जो हैं उन्होंने जाकर मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये एक रियल लाइफ हीरो है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद की तारीफ की। पूरी दुनिया की मीडिया, सोशल मीडिया पर इस वक्त अहमद छाया हुआ है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया। कहते हैं कि अगर अहमद ने उस शूटर से बंदूक न छीनी होती तो मरने वालों की गिनती और बढ़ती, लेकिन 4 गोली खाकर अपनी जान जोखिम में डालकर उसने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली। अहमद 19 साल पहले सीरिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। 2006 की बात है। सीरिया सिविल वॉर यानी गृह युद्ध में घिरा हुआ था। तब बगदादी से लेकर बाकी तमाम लोग वहाँ के अहमद अल बशर जो प्रेसिडेंट, उसके खिलाफ एक जंग छेड़े हुए थे। इस सीरिया के सिविल वॉर में जो 2015 के बाद तक चलता रहा, सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, देश छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं। कब कहाँ से कैसे गोली आ जाए कुछ पता नहीं। बशर अल असद की सरकार भी अपने ही लोगों की दुश्मन थी। उधर जो लोग लड़ रहे थे उनकी भी गोलियों का निशाना बहुत सारे आम लोग बन रहे थे। और उन्हीं में से एक परिवार इदलिब में रहता था। इदलिब में रहने वाला ये परिवार
अहमद अल अहमद का था। सीरिया में जन्मा, सीरिया में पैदा हुआ, सीरिया में पला बढ़ा। अहमद सीरिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन 2006 आते आते उसे लगा कि अब सीरिया में उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ रहे तो पूरा परिवार मारा जाएगा। बड़े दिल पर पत्थर रखकर 2006 में अहमद अल अहमद ने सीरिया को छोड़ दिया। अब वो उन देश की तरफ देख रहा था जो शायद उसको शरण दे, पनाह दे, और कुछ लोगों के साथ वो ऑस्ट्रेलिया की सरहद पर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को भी हमदर्दी थी ऐसे लोगों से। ऑस्ट्रेलिया ने अहमद को शरण दे दी एक रिफ्यूजी के तौर पर। अब अहमद ऑस्ट्रेलिया आ गया, सिडनी शहर को रहने के लिए चुना। रिफ्यूजी का उसका स्टेटस था, वहीं वो रहने लगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, उसने वहीं सिडनी में एक फल की दुकान खोल ली। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, जिसकी उम्र इस वक्त 3 साल और एक की 6 साल है। बाद में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अहमद को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दे दी और अब वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीज़न बन गया। इसी सिडनी में रहता, फल की दुकान चलाता, अपने परिवार को पालता। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी। संडे को उसकी कज़न ने कहा कि चलो बॉन्डी बीच घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गया, संडे दुकान भी बंद रहती है। तो फिर अहमद ने कहा चलो, और ये दोनों बॉन्डी बीच पहुंचे थे घूमने के लिए। वहाँ शाम के वक्त जब दोनों कॉफ़ी पी रहे थे, तब ये 2 शूटर बाप बेटे, साजिद अकरम और उसका बेटा नवेद अकरम, साजिद की उम्र 50 साल, नवेद की उम्र 24 साल, अपनी सिल्वर रंग की गाड़ी में आते हैं 6 बंदूकों के साथ, और इसी फुटब्रिज से निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग यहूदी समुदाय के थे, जो फेस्टिवल ऑफ लाइट मनाने आए थे। रोशनी का त्यौहार उसका पहला दिन था। लेकिन इस एक अहमद की बहादुरी की वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच गई। अहमद को लेकर बाकायदा अब लोगों की हमदर्दी ये है कि डोनेट कर रहे हैं, एक बाकायदा फंड खोला है, और अभी तक 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसमें जमा हो चुका है अहमद के लिए। इंडियन करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करें तो करीब 9 करोड़ रुपए। अहमद के माँ बाप सिर्फ महीने भर पहले ऑस्ट्रेलिया आए थे अपने बेटे से मिलने के लिए, और वो भी सिडनी में थे। जब उन्हें पता चला, उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अहमद को बचपन से जानते हैं, उसे वायलेंस से नफरत है, और अगर किसी की जान वो ख़तरे में देखता है, जो उसने सीरिया में भी किया कई मौके पर, तो उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिसकी जान ख़तरे में है वो किस धर्म का है, किस देश का है। बस उसे जुल्म बर्दाश्त नहीं, और वो उतर पड़ता है उसे बचाने के लिए। और यही काम उसने संडे को किया, यानी कोई नया काम नहीं किया। लेकिन आज पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया अहमद जैसे लोगों पर फ़ख्र कर रही है। तो सीरिया का एक शख्स जो सिविल वॉर से जूझता हुआ ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, और वैसे ही कुछ हालात उसे संडे को दिखाई दिए, और फिर उसने अपनी दिलेरी दिखाई। 2 सर्जरी हो चुकी है, कंधे में गोली लगी है, कुछ गोली अभी भी अंदर थी। अब जो रिपोर्ट आई है, गोलियां निकाल दी गई हैं, बोलने में उसे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ख़तरे से बाहर है, और सबकी यही दुआ है कि वो ठीक ठाक हो। तो ये तो रही अहमद की कहानी, उस हीरो की कहानी जिसने 2 एक तरह से मुस्लिम टेररिस्ट, जो साजिद अकरम और उसका बेटा नवेद अकरम, ये निहत्थे यहूदियों को निशाना बना रहे हैं, और एक तीसरा मुस्लिम अहमद अल अहमद, वो अपने ही सामने इन सबको होते हुए देखकर उस शूटर को दबोचता है और उन यहूदियों की जान बचाने की कोशिश करता है। ये 2 पहलू हैं किसी भी ऐसे वायलेंस या हिंसा या टेरर अटैक के। अब अहमद की कहानी तो आपने सुन ली, बारी है अब साजिद अकरम और उसके बेटे नवेद अकरम की कहानी की। जो न्यू साउथ वेल्स की टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की, उससे बड़े चौंकाने वाली जानकारी आई है। 13 दिसंबर की शाम को ही बाप बेटे यानी कि साजिद और उसका बेटा अपने घर, जो कि इस बॉन्डी बीच से करीब 40 किलोमीटर दूर है, उस इलाके का नाम है बॉनीरिग इलाके में ये दोनों रहते।
और घर में एक इनकी ऑस्ट्रेलियन जो वाइफ थी साजिद की, वेनेरा, और नवीद की माँ। तो सैटरडे को 13 दिसंबर को इन्होंने घर में कहा कि वो फिशिंग के लिए जा रहे हैं, अपनी सिल्वर कलर की गाड़ी निकाली और वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से बॉन्डी बीच 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये फिशिंग के लिए नहीं गए, ना बॉन्डी बीच के गए। ये वहाँ से निकलने के बाद 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और जगह है, वहाँ पर जाकर ये एक होटल में रुकते हैं और उसी होटल में के बाहर अपनी कार को पार्क कर देते हैं। कैम्पसी इलाका है ये, जहाँ पे ये इन्होंने एक होटल को चुना, एयरबीएनबी आजकल आपको पता है ये। तो वहाँ पे रुके और पूरी रात वहीं गुजारी। उसके बाद 14 दिसंबर की शाम को ये उसी होटल से बॉन्डी बीच के लिए रवाना होते हैं, जहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। और फिर वहाँ जाकर उसी फुट ब्रिज के पास अपनी सिल्वर कलर की कार को पार्क कर देते हैं और फिर उस ब्रिज पर चढ़ते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है न्यू साउथ वेल्स का, उसके एक अफसर ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया से बातचीत में ये बताया कि दोनों बाप बेटे सिर्फ 1 महीना पहले फिलीपींस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया से सिडनी एयरपोर्ट से ये लोग 1 नवंबर को निकले और फिलीपींस पहुँचे। फिलीपींस जाने के बाद इन्होंने पूरे 27 दिन तक ट्रेनिंग ली। इसके बाद 28 नवंबर को ये वापस सिडनी आते हैं। वापस आने के बाद अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाते हैं और इंतज़ार करते हैं 14 दिसंबर का, क्योंकि उन्हें पता था कि 14 दिसंबर को यहूदियों का फेस्टिवल ऑफ लाइट का पहला दिन है, शुरू होगा। और इससे पहले इसी जगह पर, इसी ऑर्चर्ड पार्क, इसी बॉन्डी बीच पर ये लोग शाम को इकट्ठा होते हैं अगले 8 दिनों तक। तो इन्हें पता था और इसी की तैयारी के लिए वो ट्रेनिंग के लिए गए थे और फिर लौट कर आते हैं और 14 दिसंबर संडे का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं और 16, अब एक और की मौत हो गई, 16 बेकसूर लोगों की जान ले लेते हैं। तो इन लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ली। जांच में ये भी पता चला कि ये बाप बेटे दोनों ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिक स्टेट बगदादी वाली, उसके नेटवर्क के मेंबर थे। हालांकि 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने नवीद के बारे में पूरी छानबीन की, पर उन्हें तब कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अब पता चला कि नहीं, वो इस्लामिक नेटवर्क के मेंबर थे। और वहीं इनका एक मौलाना थे जिसने ब्रेन वॉश किया था उसका नवीद का, उसका नाम हद्दाद था। हालांकि हद्दाद ने अपने वकील के ज़रिए एक स्टेटमेंट जारी करवाया और कहा कि इससे उसका जो शूट आउट हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन बाप बेटों की कहानी यह है कि ये लोग 1998 में साजिद अकरम ऑस्ट्रेलिया गया था स्टूडेंट वीज़ा पर। वहाँ वेरेना मिली और उसने उससे शादी की। 2001 में नवेद पैदा हुआ और यहीं ये भी सिडनी में रहते हैं और फल का ही कारोबार करते हैं। लेकिन सिडनी शहर से थोड़ा 40 किलोमीटर दूर आउटर जगह है वो बॉन्ड्रिगा, वहाँ पर ये काम मतलब इनका घर है। अब शुरुआत में खबर आई थी कि साजिद ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आया, मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है। तो वहाँ के जो होम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर बर्क, उनके हवाले से मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि साजिद जो है वो पाकिस्तानी मूल का है। मैंने कल शायद ये कहानी में आपको बताया भी। लेकिन अब एक नया खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि जब ये दोनों 1 नवंबर को फिलीपीन गए और फिलीपीन में 27 दिन की ट्रेनिंग ली, तो वहाँ के इमिग्रेशन ब्यूरो के स्पोक्स पर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया है जो हर जगह है। स्टेटमेंट ये है, इस शूट आउट के बाद, चूँकि वो गए थे उससे पहले तो सारी छानबीन हुई, काउंटर टेररिज्म जो ब्यूरो है ऑस्ट्रेलिया का उसने फिलीपींस के ब्यूरो से कांटेक्ट किया। तो एक हैरान कर देने वाली जानकारी आई। जानकारी ये थी कि ये बाप बेटे जब फिलीपीन गए 1 नवंबर को सिडनी से, तो वहाँ उन्होंने इमिग्रेशन काउंटर पर 2 अलग अलग पासपोर्ट दिखाए थे। जो बाप है साजिद अकरम, उसका पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट था, वो इंडिया के पासपोर्ट पर गया। और जो बेटा है नवेद अकरम, उसके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। अब चूंकि नवेद 2001 में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, उसकी माँ वेरेना ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है,
और उससे शादी की साजिद अकरम ने। तो वो पैदा हुआ उसी हिसाब से, वहाँ के कानून के हिसाब से, चूँकि ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर पैदा हुआ तो उसको ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता मिल गई, तो वो बाई बर्थ ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हो गया और इसीलिए नवेद के पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट था। लेकिन साजिद अकरम को ऑस्ट्रेलियाई सिटीजनशिप नहीं मिली थी। उसका सिर्फ ये था कि उसने ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी की है, तो वो पार्टनर एक वीज़ा था जो रेजिडेंट वीज़ा था, परमानेंट वीज़ा नहीं था कि आप नागरिकता मतलब आपको मिल जाए। तो इसीलिए फिलीपींस की इमिग्रेशन ब्यूरो ने ये बताया है कि जब ये दोनों आए 1 नवंबर को, तो साजिद अकरम के पास इंडियन पासपोर्ट था और बेटे के पास ऑस्ट्रेलियन। अब यहाँ से कहानी शुरू हुई कि इंडियन पासपोर्ट था तो फिर वो इंडिया में कहाँ कैसे। तो फिर आगे पता चला कि साजिद अकरम असल में इंडिया के तेलंगाना का रहने वाला, तेलंगाना के हैदराबाद में ही वो रहता था और हैदराबाद में से ही वो 1998 में ऑस्ट्रेलिया गया स्टूडेंट वीज़ा पर और वहाँ उसने पढ़ाई की, फिर शादी की ऑस्ट्रेलियन लेडी से, फिर वो वहीं रहने लगा। लास्ट टाइम आखिरी बार 2022 में साजिद अकरम हैदराबाद आया था इंडिया, और ये उसका आखिरी दौरा था 3 साल पहले। तो हैदराबाद आया और फिर वापस लौट गया। अब जैसे ही ये खबर फिलीपींस इमिग्रेशन ब्यूरो, फिर ऑस्ट्रेलियन काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँची, तो अब तेलंगाना पुलिस ने भी टटोलना शुरू किया कि ये साजिद अकरम कौन, इसकी कुंडली क्या है। तो जब खंगाला तो पता चला कि हाँ साजिद अकरम हैदराबाद का रहने वाला है, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने एक स्टेटमेंट भी दिया एक मीडिया को, और ये कहा है कि उन्होंने उसकी पूरी कुंडली खंगाली। तेलंगाना में साजिद अकरम के ख़िलाफ़ कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है सिंस 1998 से लेकर अब तक। 2022 में आया था, उसके बाद चला गया, लेकिन यहाँ उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। लेकिन इससे ये साबित हुआ कि साजिद अकरम, जिसने 16 बेकसूर लोगों की जान ली अपने बेटे के साथ मिलकर, वो इंडिया के हैदराबाद का रहने वाला था। अब इस बारे में और इनपुट सारी जानकारी हासिल की जा रही है और इस बात को पुख्ता भी किया जा रहा है कि वाकई ये खबर सच है। इंडियन पासपोर्ट कहीं डुप्लीकेट तो नहीं था, गुमराह करने के लिए तो नहीं था। लेकिन अब तेलंगाना पुलिस ने जिस तरीके से ये कहा है कि कोई ऐसा उसके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वो इंडियन था। सोचिए कितने अफसोस की बात है। इस वक्त न्यू साउथ वेल्स पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है और इनके नेटवर्क और कहाँ कहाँ किस्से हैं उसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। वहाँ जो इस तरह के इस्लामिक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्टेट नेटवर्क से, उनके बारे में भी, ये दोनों बाप बेटे किन किन के कांटेक्ट में थे हाल के वक्त में, उनसे भी। उधर फिलीपींस भी 90s के बाद फिलीपींस भी असल में एक तरह का हॉट स्पॉट बन गया है ये इस्लामिक टेरर के नाम पर। तो वहाँ से भी इनपुट लिए जा रहे हैं। बाकी इसमें जो भी और जानकारी होगी आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आ जाएगी। तो ये थी आज की कहानी।